सुधा ने बड़े दुखी मन से कहा, हमने कभी तुमसे कोई बात छिपाई? चंदर, अच्छा जाओ, अच्छी लड़की की तरह मुंह धोआओ। सुधा उठी और मुंह धोकर आकर बैठ गई। आप बताओ क्या बात थी? चंदर, कोई एक बात हो तो बताए। फिर भी कोई बात तो हुई होगी। बात यह हुई कि तुम्हारे यहाँ से मैं घर गया खाना खाने, वहां देखा चाचा जी आए हुए हैं। उनके साथ एक कोई साहब और हैं। खैर बड़ी खुशी हुई। खाना वाना खाकर जब बैठे तब मालूम हुआ कि चाचा जी मेरा ब्याह तय करने के लिए आए हैं और साथ वाले साहब मेरे होने वाले ससुर हैं। जब मैंने इनकार कर दिया तो बहुत बिगड़ कर चले गए और बोले, हम आज से तुम्हारे लिए मर गए और तुम हमारे लिए मर गए। तुम्हारी माता जी कहाँ है? प्रतापगढ़ में। लेकिन वो तो सौतेली हैं और वे तो चाहती ही नहीं कि मैं घर लौटूं। लेकिन चाचा जी जरूर आज तक मुझसे कुछ मोहब्बत करते थे। आज वह भी नाराज होकर चले गए। सुधा कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, तो चंदर, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? नहीं सुधा, शादी नहीं करनी है मुझे। मैंने देखा कि जिसकी शादी हुई कोई भी सुखी नहीं रहा। सभी का भविष्य बिगड़ गया। और क्यों एक मुसीबत पाली जाए, जाने कैसी लड़की हो। सुधा ने कहा, पापा से कहो उस लड़की को जाकर देख ले। हम भी पापा के साथ चले जाएंगे। अच्छी हो तो कर लो ना चंदर, फिर यहीं रहना। हमें अकेला भी नहीं लगेगा। क्यों? नहीं जी, तुम तो समझती ही नहीं हो। जिंदगी निभानी है, ना कि कोई गाय भैंस खरीदना है। चंदन ने हंसकर कहा, आदमी एक दूसरे को समझे, बूझे, प्यार करे, तब ब्याह के भी कोई मायने हैं। तो उसी से कर लो जिससे प्यार करते हो। चंदन ने कुछ जवाब नहीं दिया। बोलो, चुप क्यों हो गए? अच्छा, तुमने किसी को प्यार किया चंदन? क्यों? बताओ ना। शायद नहीं। बिल्कुल थी। हम भी यही सोच रहे थे अभी। सुधा बोली। क्यों? ये क्यों सोच रही थी? इसलिए कि तुमने किया होता तो तुम हमसे थोड़े ही छुपाते, हमें जरूर बताते। और नहीं बताया तो हम समझ गए कि अभी तुमने किसी से प्यार नहीं किया। लेकिन तुमने यह पूछा क्यों? सुधा, यह बात तुम्हारे मन में उठी कैसे? कुछ नहीं, अभी गेसु आई थी। वह क्या बोली? सुधा, तुमने किसी से कभी प्यार किया है? असल में वह अख्तर को प्यार करती है। उससे उसका विवाह होने वाला है। हाँ तो? उसने पूछा कि तुमने किसी से प्यार किया है? हमने कहा नहीं। तो बोली, तू अपने से छिपाती है। तो हम मन ही मन में सोचते रहे कि तुम आओगे तो तुमसे पूछेंगे कि हमने कभी प्यार तो नहीं किया है, क्योंकि तुम ही एक हो जिससे हमारा मन कभी कोई बात नहीं छिपाता। अगर कोई बात छिपाई भी होती हम तो तुम्हें जरूर बता देते। लेकिन हमने सोचा शायद कभी हमने प्यार किया हो और तुम्हें बताया हो, फिर हम भूल गए हों। अभी उसी दिन देखो, हम पापा की दवाई का नाम भूल गए और तुम्हें याद रहा। शायद हम भूल गए हों और तुम्हें मालूम हो हमने कभी प्यार तो नहीं किया ना। नहीं, हमें तो कभी नहीं बताया, चंदर बोला। तब तो हमने प्यार व्यार नहीं किया। गेसु यूं ही कहकर मजाक उड़ा रही थी। सुधा ने राहत की सांस लेकर कहा, लेकिन बस चाचा जी के नाराज होने पर तुम इतने दुखी क्यों हो गए हो जाने दो नाराज। पापा तो है ना अभी। क्या पापा मोहब्बत नहीं करते तुमसे? सो क्यों नहीं करते? तुमसे ज्यादा मुझसे करते हैं, लेकिन उनकी बात से मन तो भारी हो ही गया। उसके बाद गए बेचारे के यहाँ। बेचारा ने कुछ बड़ी अच्छी कविताएं सुना दी और भी मन भारी हो गया। चंदन ने कहा, लो, तब तो चंदन तुम प्यार करते होगे जरूर से। सुधा ने हाथ पटक कर कहा, क्यों? गेसु कह रही थी शायरी पर जो उदास हो जाता है वह जरूर मोहब्बत मोहब्बत करता है। सुधा ने कहा, अरे यह पोटिको में कौन है? चंदन ने देखा, लो विसारिया आ गया। चंदर उसे बुलाने उठा तो सुधा ने कहा, अभी बाहर बिठलाना उन्हें।
मैं तब तक कमरा ठीक कर लूं। बिसारिया को बाहर बिठाकर चंदर भीतर आया अपना चाट वगैरह समेटने के लिए। तो सुधा ने कहा, सुनो। चंदर रुक गया। सुधा ने पास आकर कहा, आप तो उदास नहीं हो तो? नहीं चाहते मत करो शादी, इसमें उदास क्या होना। और कविता वविता पर मुंह बनाकर बैठे तो अच्छी बात नहीं होगी। अच्छा, चंदन ने कहा, अच्छा बच्चा नहीं, बताओ, तुम्हें मेरी कसम है, उदास मत हुआ करो, फिर हमसे कोई काम नहीं होता। अच्छा, उदास नहीं होंगे पगली, चंदन ने हल्की सी चपत मार कर कहा। और बरबस उसके मुंह से एक ठंडी सांस निकली। उसने चाट उठाकर स्टडी रूम में रखा। देखा, डॉक्टर साहब अभी सो ही रहे हैं। सुधा कमरा ठीक कर रही थी, वहां आकर बिसारिया के पास बैठ गया। थोड़ी देर में कमरा ठीक करके सुधा आकर कमरे के दरवाजे पर खड़ी हो गई। चंदन ने पूछा, क्यों, सब ठीक है? उसने सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। यही है आपकी शिष्या सुश्री सुधा शुक्ला, इस साल बीए फाइनल का इम्तिहान देगी। बिसारिया ने बिना आंख उठाए ही हाथ जोड़ लिए। सुधा ने हाथ जोड़े, फिर बहुत सचुका सी गई। चंदर उठा और बिसारिया को लाकर उसने अंदर बिठा दिया। बिसारिया के सामने सुधा और उसके बगल में चंदर है। चुप, सभी चुप। अंत में चंदर बोला, लो तुम्हारे मास्टर साहब आ गए, अब बताओ ना, तुम्हें क्या क्या पढ़ना है सुधा? सुधा चुप। बिसारिया, कभी यह पुस्तक पलटता, कभी वह। थोड़ी देर बाद वह बोला, आपके विषय क्या हैं जी? बड़ी कोशिश से बोलते हुए सुधा ने कहा, हिंदी, इकोनॉमिक्स और गृह विज्ञान। और उसके माथे पर पसीना छलक आया। आपको हिंदी कौन पढ़ाता है? बिसारिया ने किताब में ही निगाह गड़ाए हुए कहा। सुधा ने चंदर की ओर देखा और मुस्कुराकर फिर मुंह झुका लिया। बोलो ना तुम खुद। ये राजा गर्ल्स कॉलेज में है, शायद मिस पवार हिंदी पढ़ाती हैं। चंदन ने कहा, अच्छा, अब आप पढ़िए, मैं अपना काम करूं। चंदर उठकर चल दिया। स्टडी रूम में मुश्किल से ही चंदर दरवाजे तक पहुंचा होगा कि सुधा ने बिसारिया से कहा, जी मैं पेन ले आऊं? और लपकते हुई चंदर के पास पहुंची। ए सुनो चंदर। चंदर रुक गया और उसका कुर्ता पकड़कर छोटे बच्चों की तरह मचलते हुए सुधा बोली, तुम चलकर बैठो तो हम पढ़ेंगे, ऐसे शर्म लगती है। जाओ चलो, हर वक्त वही बचपना। चंदन ने डांट कर कहा, चलो पढ़ो सीधे से, इतनी बड़ी हो गई अभी तक वही आदतें। सुधा चुपचाप मुंह लटकाकर खड़ी हो गई और फिर धीरे धीरे पढ़ने लगी। चंदर स्टडी रूम में जाकर चार्ट बनाने लगा। डॉक्टर साहब अभी तक सो रहे थे। एक मक्खी उड़कर उनके गले पर बैठ गई और उन्होंने बाएं हाथ से मक्खी मारते हुए नींद में कहा, मैं इस मामले में सरकार की नीति का विरोध करता हूँ। चंदन ने चौंक कर पीछे देखा। डॉक्टर साहब जग गए थे और जमुहाई ले रहे थे। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? चंदन ने पूछा। नहीं, क्या मैंने कुछ कहा था? ओह, मैं सपना देख रहा था कि बज गए 5:30। अरे, बिल्कुल शाम हो गई। डॉक्टर साहब ने बाहर देखकर कहा, अब रहने दो कपूर, आज काफी काम किया तुमने। चाय मंगवाओ। सुधा कहाँ है? पढ़ रही है। आज से उसके मास्टर साहब आने लगे हैं। अच्छा अच्छा, जाओ उन्हें भी बुला लाओ और चाय भी मंगवा लो, उसे भी बुला लो। सुधा। चंदर जब ड्राइंग रूम में पहुंचा तो देखा सुधा किताबें समेट रही है और बिसारिया जा चुका है। उसने सुधा से कहना चाहा, लेकिन सुधा का मुंह देखते ही उसने अनुमान किया कि सुधा लड़ने के मूड में है। अंत वह स्वयं ही जाकर महाराजिन से कह आया कि 3 प्याला चाय पढ़ने वाले कमरे में भेज दो। जब वह लौटने लगा तो खुद सुधा ही उसके रास्ते में खड़ी हो गई और धमकी के स्वर में बोली,